नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 इतिहास चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कारण बताइए। उत्तर, यदि मैं रोम साम्राज्य में रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थीज, सिकंदरिया, एंटियोक आदि नगरों में लोगों को जीवन ग्रामीण लोगों के जीवन की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित था। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था और प्राय व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित की जाती थी। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्रियाशील था, इसलिए वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नगर में रहने से एक लाभ यह था कि वहाँ खाद्यान्नों की कमी नहीं होती थी। वहाँ अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियाँ, जड़ें, खालें, झाड़ियाँ आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन भी उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता था। प्रश्न नंबर 2, इस अध्याय में उल्लिखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुदायों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? उत्तर, छोटे शहर व बड़े नगर, कार्थेज, सिकंदरिया, एंटीओक, रोम, कुस्तुनतुनिया, बगदाद, दमिश्क आदि। समुद्र, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैप्सियम कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी आदि। नदियाँ, राइन नदी, डैन्यूब नदी, दलजला नदी, फरास नदी, नील नदी आदि। प्रांत, गौल, आधुनिक प्रांत हिस्पेनिया उत्तरी स्पेन, बेटिका दक्षिण स्पेन, नुमी नुमीदिया अल्जीरिया व उत्तर भाग, ट्यूनीसिया, कैपेनिया इटली, मेसिडोनिया यूनान आदि। मानचित्र कार्य विद्यार्थी स्वयं करे। इसको इनको पाठ्य पुस्तक में दिए गए यूरोप और उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिम एशिया के मानचित्र में ढूंढने का प्रयास करें। 3 विषयों का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। क, रोमन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर कुशल प्रशासन की स्थापना में इन नगरों की अहम भूमिका थी। सरकार इन्हीं नगरों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी। इसके अतिरिक्त इन नगरों की खास विशेषता भी थी। उदाहरण के लिए सिकंदरिया यूनानी रोमन जगत का संभवतः सबसे बड़ी बंदरगाह था। इस नगर की गणना रोम साम्राज्य के 3 सबसे बड़े नगरों में में की जाती थी। इन नगर के अतिरिक्त रोम और एंटियोक रोम के अन्य 2 सबसे बड़े नगर थे। ख, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। भूमध्य सागर और उत्तर एवं दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के समीप सभी क्षेत्रों पर रोम साम्राज्य का एकाधिकार स्थापित था। ग, रोम साम्राज्य के उत्तर में राइन और डैन्यूब नदियां साम्राज्य की सीमा निर्धारक थी। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी है जो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही है। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी? उत्तर, रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से एक संपन्न साम्राज्य था। वहाँ के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन बड़े चाव से करते थे। इसके अतिरिक्त वे
पोशाक, आभूषण और मनोरंजन के भी शौकीन थे। उपरोक्त वर्णित दशा को ध्यान में रखते हुए यदि मैं रोम साम्राज्य में एक गृहिणी होती तो अपने घर परिवार की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची इस प्रकार तैयार करती। खाद्य सामग्री: रोटी, मक्खन, अंगूरी शराब, बिस्कुट, जैतून का तेल, अंडे, दूध, मांस, चीनी, तेल आदि। पहनने योग्य सामग्री: स्त्री व पुरुष दोनों के पहनने के लिए वस्त्र, स्वर्ण व चांदी के गहने आदि। सफाई करने हेतु सामग्री: कपड़े धोने व नहाने का साबुन, झाड़ू आदि। बच्चों के हेतु सामग्री: बच्चों की जरूरत की चीजें, दवाइयाँ, पुस्तकें, कापियाँ, पेंसिल व मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार की खिलौने आदि। अच्छे बर्तन और सजावट की वस्तुएं। प्रश्न नंबर 4, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा और वहां सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? उत्तर: प्रारंभ में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। दिनारियम रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खाने से आती थी, लेकिन रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना बंद कर दिया क्योंकि पर्वतीय साम्राज्य में स्पेन को खाने से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। यहाँ तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। इसका वजन 4.5 ग्राम था। पारवर्ती पूरा काल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसका कारण यह था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान किया जा सके और वह मना न कर सके। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। साम्राज्य को अकेले हेराड के राज्य से ही प्रतिवर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना प्राप्त होता था। यही कारण है कि सोने के सिक्के निस्संदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यहाँ तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन रहा। वर्तमान समय में नई औद्योगिकी व धातु के विषय में ज्यादा जानकारी के कारण एल्युमिनियम, तांबे व मिश्र धातु के सिक्कों की ढलाई की जा रही थी। संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, अगर साम्राज्य ट्रजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल होने और रोम वासियों का इस वो भेष पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार भिन्न होता? उत्तर: यदि सम्राट ट्रजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता तो रोम वासियों को इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा व स्थापकल्पना आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। जब भी दो भिन्न भिन्न संस्कृति आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती है तो उन देशों संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्व आत्मसात कर लिए जाते हैं और कुछ को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार एक नए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता जिसमें दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे से पूरक के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी बाह्य शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका उद्देश्य उस विजित देश का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से शोषण करता ही होता है। उसका मूल्य उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता व अपने धर्म पर विस्तार व प्रचार प्रसार करना होता है। जैसा कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस व लूटपाट के ही उद्देश्य से भारत आया था, किंतु उसकी सांस्कृतिक विविधता के आगे इसका सारा अंश चकनाचूर हो गया। भारतीय संस्कृति का यह विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए मुगलों के पश्चात अंग्रेज लोग भारत आए, वे भी एक प्रकार के आक्रमणकारी ही थे।
उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूपेण नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। इसी प्रकार यदि सम्राट त्राजान भारत विजय में सफल रहा होता तो आज भारत अवश्य कुछ निम्न अर्थों में भिन्न होता। सांस्कृतिक क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला व स्थापत्य कला का नमूना रोमन कला के आधार पर होता। अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। ईसाई धर्म राज्य के रूप में घोषित हो जाता। दास प्रथा को बढ़ावा मिला होता। भारत का शोषण आर्थिक आधार पर होता, जैसा कि अंग्रेज ने लगभग 200 वर्षों तक किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज का भारत त्राजान के आक्रमण से निसंदेह भिन्न होता। प्रश्न नंबर 6, अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को अपनी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। उत्तर, रोमन साम्राज्य को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। क, रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता यह भी थी उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था। वयस्क भाई भी ज्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरे तरफ दासों को परिवार में सम्मिलित किया जा सकता था। ख, गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शती ईस्वी पूर्व तक विवाह का ऐसा रूप प्रचलित था जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में उसका अधिकार विवाहोपरांत भी कायम रहता था। महिला को दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु पत्नी महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता के मरणोपरांत वह अपने पिता की संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी और उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक विधिक अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक हस्ती नहीं बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से अलग अलग वित्तीय हस्तियां माना जाता था। तत्कालीन समाज में तलाक देना आसान था, इसके लिए पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे की सूची ही पर्याप्त थी। ग, प्राय पुरुषों का विवाह 28, 29, 30, 32 की आयु में और लड़कियों की शादी 16, 18 और 22, 23 वर्ष की आयु में होता था। स्त्रियों के ऊपर उनके पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था और उनकी नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। बच्चों के मामलों में पिता को ही कानूनन अधिकार प्राप्त था। रोम में अर्थव्यवस्था को आधुनिक वर्षाने वाले अभिलक्षण। रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी शिड्यूल था। गेहूं, अंगूरी शराब व जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मददें थी जिनका तत्कालीन समाज में ज़्यादा उपभोग किया जाता था। यह व्यापारिक मददें मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आयोजित होती थी। इन फसलों के लिए इन प्रांतों में सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों द्वारा की जाती थी। इन्हें एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रोम में मोटी टेस्टिकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं।
स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी में चरमोत्कर्ष पर था। उस दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में पाया जाता था। उन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातात्विक के नाम पर आधारित है। उन्होंने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्पेन में जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ प्रांतों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादक तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती चली गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।